हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज है 27 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। देखो दोस्तों, अगर ये आपको पता हो कि 26 जनवरी का पेपर तो नहीं आता, बट फिर भी हम ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर हम इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को हम अब कवर किए हैं और उसमें हम 25 जनवरी को जो है आर्टिकल उससे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंट्रीज और नेशनल पार्क के बारे में। देखो, नेशनल पार्क इंडिया में कितना है और कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वो उसके बारे में तो आपको पता होगा। ये हम जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। सेकंड देख ले माने है एक्सटर्नमेंट ऑर्डर के बारे में। देखो, ये जो है पॉलिटी से रिलेटेड है तो हम इसको देखेंगे। थर्ड देखेंगे वेनेजुला एंड लिमिट द इंटरनेशनल लॉ। तो वेनेजुला में कौन सा एक लिमिट जो लॉ था इंटरनेशनल, उस लॉ को लिमिट में देखते हुए हम इसको आईआर से रिलेट करेंगे और इंटरनेशनल लॉ से भी करेंगे। थर्ड देखेंगे ट्रायल बाय सोशल मीडिया। अब देखो, सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है और आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया बहुत ही चर्चे में है, तो इसको हम एज ए गवर्नमेंट से रिलेटेड देख सकते हैं जीएस पेपर 2 में। और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जीएस पेपर 1 में है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर, आपको पता होगा, बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास नेशनल पार्क है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया हमारा कितने नंबर पर आता है, तो इंडिया हमारा आता है 3rd नंबर पर। ठीक है, इंडिया हमारा 3rd नंबर पर आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखो, नेशनल पार्क क्या है? एक तरफ से लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है नेशनल पार्क, जिसमें हम 3 चीज को देखते हैं। सबसे पहले हमारा इकोसिस्टम कंजर्वेशन, दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड थर्ड होता है रेगुलेटेड टूरिज्म। तो ये 3 चीज को बचाने का जो काम होता है ना, वो नेशनल पार्क का होता है। अगर देखा जाए तो जो IUCN के अनुसार अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क को ब्रॉडली कैरेक्टराइज किया गया है 2 प्रोटेक्टेड एरिया में। और हर कंट्री का खुद का एक डिफिनीशन होता है, एक खुद का एक मैनेज होता है नेशनल पार्क, जो उसका खुद का एक लीगल फ्रेमवर्क होता है। इसीलिए जो नंबर है वो वेरी करता है नेशनल के डिफिनीशन के बेस पर। समझ में आया? चलो, अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। कितने हैं? 600 से अधिक नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में है। दूसरे नंबर पर आता है थाईलैंड। थाईलैंड के पास 143 नेशनल पार्क है। और 3rd नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया के पास 107 नेशनल पार्क है। 4th नंबर पर ब्राजील है जिसके पास 75 है एंड यूनाइटेड स्टेट के पास 63। तो ये टॉप 5 कंट्री है जो नेशनल पार्क नंबर रखते हुए है। ठीक है, अब देखो इंडिया का नेशनल पार्क की अगर बात करें तो मैंने बोला कि 107 नेशनल पार्क है, जिसमें से 1.35% इंडिया जो जियोग्राफिकल एरिया को प्रोटेक्ट करता है। और ये भी देखा जाए कि स्प्रीड जो है सबसे ज्यादा है वो हिमालय, जहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पाए जाएंगे। डिजर्ट में भी डिजर्ट नेशनल पार्क है। मैंग्रोव में है जहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क मिलेगा। और वेटलैंड एंड फॉरेस्ट एरिया में नेशनल पार्क है। ये हर जगह फैले हुए हैं। अब देखो, फ्लैक्स स्पीसीज के अनुसार देखा जाए प्रोटेक्टेड में तो टाइगर, एशियाटिक लायंस एंड वन ऑरर शेर, ये सब हो गए। स्नो लेपर्ड भी इसमें पाए जाएंगे। एशियन जो एलिफेंट है वो भी है यहाँ पर। अब देखो, अमेरिकन एंड अफ्रीकन की अगर बात करें नेशनल पार्क सिस्टम में तो ब्राजील में 75 नेशनल पार्क है, जहां पे कवर करते हैं अमेजन का रेन फॉरेस्ट और पंटनाल वेटलैंड को कवर करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये देखा जाए तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 63 नेशनल पार्क है जो ऑफिशियली है। अब ये क्या है, तो इसको मैनेज करता है नेशनल पार्क सर्विस, जिसे एनपीएस 1916 के द्वारा बनाया गया था। वर्ल्ड का पहला ऐसा नेशनल पार्क जो येलो स्टोन है, जो 1872 में बना था, वो है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में। साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसमें 19 नेशनल पार्क पाए जाते हैं और इसको मैनेज करने वाली जो संस्था होती है वो सैन पार्क होती है। और इंक्लूडेड की देखा जाए तो क्रूगल नेशनल पार्क भी इसके अंतर्गत आता है। अब देखो, कनाडा की बात करें तो कनाडा में 37 नेशनल पार्क है, जिसमें 11 नेशनल पार्क रिजर्व है। पार्क रिजर्व की अगर बात करें तो इसमें अनसेटल्ड इंडोजिनस लैंड क्लेम भी है यहाँ पर। अगर लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया की अगर बात करें कनाडा में, तो इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है और कनाडा में वुड फॉलो नेशनल पार्क, ये सबसे दोनों है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में 13 नेशनल पार्क पाए जाते हैं और ये जाने जाते हैं जॉर्ज एंड ग्लेशियर एंड वुल्कानोस के लिए। और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन के द्वारा ये होता है। अब देखो, चाइना का न्यू नेशनल पार्क सिस्टम की बात करें तो फॉर्मल अगर देखा जाए तो नेशनल पार्क जो सिस्टम है वो लॉन्च किया 2021 में। ओनली 5 नेशनल पार्क है। जियान पंडा नेशनल पार्क, संजीवग्यून नेशनल पार्क, नॉर्थ ईस्ट चाइना टाइगर रिजर्व लेपर्ड नेशनल पार्क, यान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क और वायुशान नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क है जो चाइना में अभी बनाया है। अब देखो, इसके पास थाउजेंड ऑफ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जो केवल
ये जो है न्यू नेशनल पार्क क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। अब देखो एडिशनल फैक्ट की बात करें तो इंडिया का नेशनल पार्क एक्ट जो डिक्लेयर हुआ था वह WPA 1972 के अंतर्गत था। आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में जब आया इंदिरा गांधी की सरकार में, तो ये नेशनल पार्क के लिए एक्ट आया था। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है। नेशनल पार्क का मतलब होता है नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड, किसी भी प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं होगा, क्या एक्सेप्ट रेगुलेटरी टूरिज्म के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होते हैं कुछ समय तक, कुछ एरिया तक। अब इंडिया का देखा जाए तो 1000 से प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड कंजर्वेशन रिजर्व भी पाए जाते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी कर सकता है कि अकॉर्डिंग टू या रेफरेंस टू नेशनल पार्क अक्रॉस द कंट्री इंडिया हैज मोर नेशनल पार्क देन यूनाइटेड स्टेट। अभी मैंने बोला कि इंडिया के पास 107 है और यूएस के पास 63 है, तो है ना, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क वाज द वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क। मैंने बताया कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये यूएस में पाया जाता है और 1872 में इसको बनाया गया, यानी दुनिया का पहला नेशनल पार्क था, तो दूसरा भी सही हो गया। ठीक, तीसरा बात करें तो चाइना एस्टेब्लिशमेंट इट द फॉर्मल नेशनल पार्क सिस्टम बिफोर 2000। अब देखो भाई 2010 से पहले चाइना तो बनाया नहीं क्योंकि उसने बनाया था 2021 में, तो 2010 से पहले तो हुआ नहीं, तो दूसरा नंबर तीसरा नंबर गलत, तो पहला और दूसरा यानी ए इज द राइट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को लगाया जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आज का दूसरा है एक्सटर्नमेंट ऑर्डर के बारे में। देखो हैवी बियरिंग एंड फंडामेंटल राइट के अनुसार देखा जाए तो केरला का जो हाई कोर्ट स्लैम है जो अनरीजनेबल है 1 साल के लिए, अब इस चीज पर हम बात करने वाले हैं। चलो केरला का हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई हम एक्सटर्नमेंट जो ऑर्डर है उसको हम कम किए हैं, 1 साल से 6 महीने कर दिए हैं। रीजन क्या है, लैक ऑफ डिसीजन फॉर इम्पोजिंग द मैक्सिमम पीरियड, ये उन्होंने रीजन बताया। अब कोर्ट का जो हाईलाइटेड क्या है, एक्सटर्नमेंट डायरेक्टली अफेक्टेड द फंडामेंटल राइट्स। ये कह रहा है कि देखो भाई एक्सटर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम न्यूज में तो ये आ गया, न्यूज में ये जान लीजिए कि केरला की हाई कोर्ट की ऑर्डर है। अब हम ये बात को समझते हैं कि एक्सटर्नमेंट होता क्या है। देखो एक्सटर्नमेंट अगर देखा जाए तो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंटिव एक्शन होता है जहां पर हम डायरेक्ट पर्सन को क्या कर सकते हैं, लीव ए स्पेसिफिक एरिया या रिमेन आउटसाइड फॉर द फिक्स पीरियड के लिए कर सकते हैं। अब पर्पस इसका क्या है, तो प्रिवेंट करना है, एंटिसिपेट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर को, और इसका नेचर है प्रिवेंटिव एंड नॉट अ पुनिटिव, दो चीज की। अब देखो लीगल फ्रेमवर्क इन्वॉल्व इसमें क्या है, केरला एंटी सोशल जो एक्टिविटीज इसमें है जिसमें प्रिवेंशन एक्ट 2007 है। अब सेक्शन 15A जो सेक्शन 15(1) क्लास ए इसमें ऑथराइज करता है कि एक्सटर्नमेंट ऑफ द नॉन ऑफ द राउडी जिसे बोलते हैं। अब देखो सेक्शन 2 जो पी है वो डिफाइन करता है अननोन राउडी, और मैक्सिमम एक्सटर्नमेंट पीरियड को अगर बात करें तो 1 साल से अधिक तक यानी स्टेचुरी सेलिंग के अनुसार है, मोर देन 1 ईयर, अप टू 1 ईयर तक मान के चलो। अब फंडामेंटल राइट क्या है, इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो इंपैक्ट कर रहा है, तो पहला आर्टिकल 19(1)D क्लास 1D करता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द इंडिया। हमारे पास राइट है भाई कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लास 1E राइट टू रिसाइड इन सेटल, कहीं भी हो सकते हैं सेटल, और आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो ये 3 आर्टिकल है जो इस एक्सटर्नमेंट इंपैक्ट को ज्यादातर प्रभावित कर रहा है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ रीजनल जो ऑर्डर है वो क्या है, रीजन ऑर्डर का देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अनुसार अफेक्टिंग जो है राइट जो है मस्ट बी अ सो एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, और ये भी देखा जाए कि जो हमारे रीजन है, रीजन्स एंड स्पेशली देखा जाए तो मैक्सिमम पेनाल्टी। अब इवन वेयर अगर देखा जाए तो अथॉरिटी जो है सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, और जुडिशरी जो है जो रिव्यू कर रही है जो लिमिटेड है बट अवेलेबल भी है, ये भी देखा गया। अब यहाँ पर देखो हम एक्सटर्नमेंट वर्सेस प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिफरेंट देख लेते हैं। अगर नेचर ऑफ एक्शन की बात करें ना तो ये क्या है, प्रिवेंटिव है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर को, और ये प्रिवेंटिव करते हैं कस्टोडियल डिटेंशन को। पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस क्या है, टू रिमूव अ पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एरिया टू प्रिवेंट अ डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। लेकिन वही अगर डिटेंशन की बात करें तो यहाँ पर है टू डिटेन अ पर्सन टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रीजुडिशियल एक्ट के अनुसार। फिजिकली कस्टडी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नो इम्प्रिजमेंट, कोई जेल नहीं होता है, लेकिन इसमें पर्सन को रखा जा सकता है कस्टडी में। फ्रीडम ऑफ सर्टेल्ड के बोले तो ये मूवमेंट एंड रिसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसमें पर्सनल लिबर्टी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अफेक्टेड कि मैंने अभी बताया कि इसमें आर्टिकल 19 का क्लास 1D और 19 क्लास 1E ये दोनों अफेक्ट करता है, लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में बात करें तो इसमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 अफेक्ट करता है। अब एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, नॉट
एक्सप्लेसली मेंशन, लेकिन इसमें आर्टिकल 22 क्लास 3 से लेकर 7 तक मेंशन है। अब देखो एक चीज है, मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो एक्सटर्नमेंट जो है यूजुअली ये 6 मंथ तक या 1 साल तक हो सकता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो 3 मंथ इनिशियली था, लेकिन अब इसको 12 मंथ कर दिया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ रीजन की बात करें तो इसमें रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड होना चाहिए स्पेशली फॉर मैक्सिमम पीरियड के लिए, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अब राइट टू लीगल कंसल्ट क्या है, तो अवेलेबल होना है इसमें, लेकिन इसमें नॉट ऑफ फंडामेंटल राइट है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो लिमिटेड तो है लेकिन अवेलेबल है, लेकिन अगर बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो इसमें वेरी लिमिटेड है। एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसमें मैंडेटरी है आर्टिकल 22 को। एग्जाम्पल ऑफ लॉ की अगर बात करें तो गंडोज एक्ट या पुलिस एक्ट जो है ये दोनों आते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन वही अगर बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को तो एनएसए है, कोपे पोषा और पीआईटी या एनडीपीएस भी आते हैं। अब देखो सेवरिटी की बात करें तो इसमें लेस सेवर है, लेकिन इसमें मोस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स है, तो ये दो चीजों को आप डिफरेंस देख सकते हो। अब देखो टेकअवे क्या होना चाहिए, देखो एक्सटर्नमेंट जो है एक प्रिवेंटिव मेजर है, नॉट अ पनिशमेंट, ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी पूछ सकता है कि एक्सटर्नमेंट जो है एक पनिशमेंट है, तो भाई याद रखना ये नहीं है। मैक्सिमम स्टेचुटरी लिमिट जो है रिक्वायर करती है एक्सप्रेस जुरिस्डिक्शन को, तो कोर्ट कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यस कर सकता है, नॉट ए जस्टिस एंड सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के लिए। रिफ्लेक्ट की बात करें तो बैलेंस बिटवीन क्या करता है, पब्लिक ऑर्डर्स एंड इंडिविजुअल लिबर्टी दोनों के लिए है। अब देखो विद रेफरेंस टू एक्सटर्नमेंट ऑर्डर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो एक्सटर्नमेंट है एक प्रिवेंटिव मेजर है, अभी मैंने बताया जी ये है, इंटेंड टू अवॉइड एंटीपिसेट थ्रेट टू द पब्लिक ऑर्डर, ठीक। दूसरा है, देखो पहला सही हो गया, दूसरा है एन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली जस्टिफाई, गलत बात है, मैंने कहीं ऑटोमेटिकली नाम रखा नहीं रखा ना, तो देखो कुछ टर्म ऐसे आते हैं कि आपको उसको निकालना है, पहले आप कुछ पढ़ो ना, देखो दूसरा यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, पहला सही है दूसरा गलत है, देखो पहला सही है दूसरा गलत है, ये नहीं होगा, इसमें पहला है ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें पहला है लेकिन दूसरा है तो गलत है, ये भी नहीं होता, इस तरह से बी इज राइट आंसर। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना भाई कि बिना कुछ पढ़े आप उसका आंसर दे सकते हो। अब देखो मैंने पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन पढ़ा, आंसर मिल गया, हमें तीसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, तो ऐसे हम कहते हैं कुछ क्वेश्चन को रिमूव करना सीखिए पहले, कोई जरूरी नहीं है कि हमें लास्ट तक जाए, हमें अगर आंसर सिर्फ 2 लाइन को पढ़ने में मिल जा रहा है तो हमें तीसरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपसे समय बहुत कम देता है और आपको कम समय में यूपीएससी को कोड करना जरूरी होता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ना, वो है हमारा वेनेजुला एंड लिमिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। देखो कई दिन वेनेजुला में देख ही रहे हो कि बहुत ही चीजें हो रही है, वेनेजुला का कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे बहुत से ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो हाल ही में जो यूएस ने एक्शन लिया था अगेंस्ट वेनेजुला के, अब यहाँ पर क्या है, उसने किया यूज ऑफ फोर्स यूज किया, नॉन इंटरवेंशन यूज किया और लिमिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को भी यूज किया, तो किसी प्रकार का नो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज्ड रिपोर्टेड, किसी प्रकार का कोई रिपोर्टेड नहीं किया, इशू द हाईलाइट द सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये भी है, तो ये न्यूज में था। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, यूएन चार्टर का प्रिंसिपल ये बोलता है कि देखो भाई सोवरेनिटी इक्वलिटी ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल जो 2 क्लास 1 है यूएन का चार्टर, उसमें बोला गया भाई कि इक्वालिटी दो स्टेट में, हर देश हर राष्ट्र जितने भी कंट्री उनमें सब में इक्वालिटी समानता का अधिकार प्रोवाइड करने का अधिकार ये यूएन चार्टर के पास है। नॉन इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल अफेयर, ये आर्टिकल 2 क्लास 7 में दिया गया है, और प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ फोर्स, ये आर्टिकल 2। तो देखो यूएस ने इस तीनों आर्टिकल का उल्लंघन किया है यूएसए ने, लेकिन फिर भी यूएन चुप था, तो भाई क्या मतलब ये चीजें दिखा रही है ना, हमारा यूएन का काम क्या है, यूएनएससी का काम है कि भाई आप देश के बीच में एक इक्वालिटी लाओ, लेकिन यूएस ने इस तीनों आर्टिकल को आपके सामने रख दिया, उसने इक्वल देखा कि यूज ऑफ फोर्स भी किया है, तो भी आप चुप थे। तो एक्सटेंशन ऑफ यूज ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो सेल्फ डिफेंस के लिए हम आर्टिकल 51 यूज कर सकते हैं, ठीक, सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन ये बताओ क्या यूएसए पर वेनेजुला ने अटैक किया था जाकर, या आपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया, नहीं। यूएनएससी ऑथराइज करता है अंडर चैप्टर 7 पर। अब यहाँ पर देखो क्या होती है कि एप्लीकेशन ऑफ वेनेजुला केस के लिए, तो नो यूएनएससी मैंडेट फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन, नो प्रूवन आर्म अटैक बाय वेनेजुला एंड द यूएस, कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस नॉट अ फॉर्मल इन्वोकर, तो भाई ये भी तो है ना, अगर ये होता कि वेनेजुला ने यूएस पर अटैक किया, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो फिर सेल्फ डिफेंस के लिए आपने कहां से आर्टिकल 51 को ले लिया भाई, आर्टिकल 51 ने आपके पास अधिकार नहीं था, और आपने आर्टिकल 2 को तो तोड़ा ही तोड़ा था। अब देखो एक्शन इंक्लूडेड में अगर बात करें तो इकोनॉमिक सेक्शंस, पॉलिटिकल प्लेसर्स एंड थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स रिपोर्टेड, ये होगा।
अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लिमिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो यूएन जो है सिक्योरिटी काउंसिल है अब पैरालाइज ड्यू टू विटो पॉलिटिक्स, यहाँ पर है, सही बात है भाई, ये पैरालाइज हुआ है। अब यूएन जनरल असेंबली कैन पास रेजोल्यूशन कर सकता था, नॉट अ लीगली बाइंडिंग। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आईसीजे है वो जुरिडिक्शन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ कंसर्न, ये भी है। अब ग्लोबल साउथ एंड प्रीडिसेंट कंसर्न में अगर बात करें तो सोवरेनिटी जो है प्रोटेक्शन अगेन अपीयर करता है कंडीशनल पर, तो क्या होना चाहिए, रिस्क ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द यूनिलैटरल इंटरवेंशन या एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन या लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट या जुरिडिक्शन। अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड क्या करता है, रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ऑफन अ मिरर ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब कुछ आर्टिकल है, जिसे आर्टिकल 2 क्लास 4 जो है ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ यूज ऑफ फोर्सेस, आप किसी प्रकार का फोर्स यूज नहीं कर सकते किसी कंट्री में। आर्टिकल 51 कहता है राइट टू सेल्फ डिफेंस, आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। चैप्टर 7 जो है यूएनएससी इन्फोर्समेंट द पावर कर सकता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स R2P यानी पॉलिटिकल डॉक्टरशिप नॉट अबाइडिंग द लीगल एक्सपेक्टेशन। अब यहां पर देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि विद द रेफरेंस ऑफ यूज ऑफ फोर्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। आर्टिकल 2 क्लास 4 of UN Charter prohibited the use of force against the territorial integrity या political defendants या any state। बात सही है, सही है कि नहीं सही है। दूसरा आर्टिकल 51 परमिट करता है यूज ऑफ फोर्स ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ यूएन, ये भी बात सही है, पहला और दूसरा सही हो गया। तीसरा ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इज एक्सप्लिसिट रिकॉग्नाइज एज द लीगल एक्सपेंशन अंडर द यूएन चार्टर। इस तरह से देखा जाए तो तीनों हमारा क्या पूछा, सही पूछा है, गिवन स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट। हाँ, पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, यहाँ पर ये चीजें गिरी है और ये भी गलत है। अब हम बात करते हैं ट्रायल बाय सोशल मीडिया के बारे में। देखो सोशल मीडिया इस समय देखा जाए ना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है भाई हमारे लिए। अभी सोशल मीडिया का ट्रायल है तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन्वॉल्व फॉर द जो हमारा सिमजिता में। अब देखो आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि राइट टू लाइफ है, डिग्निटी है और पर्सनल सेफ्टी भी है। राइट टू लिव विथ डिग्निटी के साथ हम लिव कर सकते हैं, बॉडली इंटीग्रिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट। आर्टिकल 19 क्लास 1 ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, राइट टू स्पीक आउट, रिपोर्ट हरासमेंट एंड सीक पब्लिक अटेंशन व्हेन द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अपीयर द इनअफेक्टेड। अब आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये पता ही है, ये भी देखा गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड अ फेयर ऑफ रिस्पांस फ्रॉम द अथॉरिटी है। अब आर्टिकल 15 क्लास 3 क्या बोलता है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर देखा जाए तो स्पेशल लीगल जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल हरासमेंट। आर्टिकल 21 है राइट टू एक्सेस जस्टिस। आर्टिकल अगर देखा जाए राइट टू इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेस में द टाइमली पुलिस एक्शन और सेफ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस क्या है, वाइल द समझिता द राइट टू डिग्निटी एंड एक्सप्रेशन आर प्रोटेक्टेड है, डू नॉट एक्सटेंड एंड वायलेटिंग अनदर राइट टू लाइफ डिग्निटी एंड ड्यू टू प्रोसेस ला, ये चीज पता है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वायलेट कर रहा है फॉर दीपक के लिए, क्या वायलेट किया दीपक के केस में, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल एबिलिटी है, तो वायलेशन ऑफ डिग्निटी का हुआ था, रेपुटेशन का हुआ था, मेंटल हेल्थ और फेयर प्रोसीजर का भी हुआ था ड्यू टू पब्लिक शेमिंग एंड मीडिया ट्रायल की वजह से। अब देखो आज के जमाने में क्या है ना, लोग ना तुरंत वीडियो बना लेते हैं, तुरंत वीडियो बनाकर और तुरंत क्या करने लगते हैं कि वीडियो बनाकर हीरो बनने लगते हैं। अरे भाई वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचो वीडियो वायरल होने के बाद क्या दशा हो रही है। अब देखो आर्टिकल 21 सबको राइट दे रहा है ना कि हमारे पास राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। अगर आपने किसी का वीडियो बनाया तो उसकी क्या वायलेशन क्या किया आपने, उसके डिग्निटी को वायलेट किया ना, आपने उसकी रिपुटेशन को लिया, आपने उसको मेंटल हेल्थ किया, आपने उसको फिर तो ये चीजें क्या हो रही है, पब्लिक को पूरी तरह से शर्म आना चाहिए कि हम किसी प्रकार का किसी का भी वीडियो बनाकर डाल देते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। प्रिजम्पशन ऑफ इन्फोर्समेंट द इम्प्लिसिटी इन द आर्टिकल 21। अब यहाँ पर ट्रीटेड क्या है, अ गिल्टी बिफोर जुडिशरी डिटर्मिनेशन। राइट टू प्राइवेसी भी है, आर्टिकल 21 है जो हम उत्तरस्वामी केस में हमने देखा था, और अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर है जो सर्कुलेशन करता है आइडेंटिटी एंड पर्सनल डिटेल्स को। अब यहाँ पर देखो आर्टिकल 14 जो है इक्वल बिफोर बाय लॉ है, आपको पता ही होता है, डिनाइड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द ड्यूअल जस्टिस एंड सब्जेक्टेड टू मोब जस्टिस एंड इंस्टेड ऑफ द इलीगल प्रोसेस। अब आर्टिकल 19 क्लास 1 ए रीड विथ आर्टिकल 19 दोनों के साथ पढ़कर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्री स्पीच क्रॉस इनटू द डिफिनेशन एंड विलिफिकेशन के साथ है। अब यहाँ पर चार्जेज अगेंस्ट समझीता। अब समझीता के अगेंस्ट क्या चार्जेज हुए, तो अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड, बीएनएस जो है 108 धारा लगा था,
अब प्रोसिक्यूशन के अनुसार, थ्योरी के अनुसार देखा कि उसका जो सोशल मीडिया पोस्ट था वो कॉज क्या किया, प्रोक्सीमेट अनब्रीडेबल्स, मेंटल ट्रॉमा, अ लिविंग दीपक विथ नो ऑप्शन बट सुसाइड। अब यहाँ पर कोगनाइजेबल एंड नन बाइलेबल, बाइलेबल होगा, अब ये बिलेबल भी नहीं हो रहा है, इनको बेल नहीं मिलना चाहिए, हेंस अरेस्ट एंड जुडिशियल रिमांड। अब क्रिमिनल डिफेंशन बीएनएस 356 के अंदर डिजिटल सेमिंग हुआ है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ है इंस्टाग्राम रील के अनुसार, और अप्लाइज इवन आफ्टर द डेथ it the harm the deceased's reputation and hurt the family sentiment. अब alleged edit, misleading video indicate the reckless and disregarded of the truth. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार देखा जाए तो 66 के अनुसार वायलेशन ऑफ प्राइवेसी बाय कैप्चरिंग, डिस्पर्टिंग एंड वीडियो विदाउट कंसेंट। 67 के अनुसार बात करें ना तो इफ कंटेंट एंड कमेंट्स आर ऑब्जर्व एंड करप्शन। वायरल रीच के अनुसार देखा जाए तो 2 मिलियन व्यू गए थे, और साइट एज द एग्रेटिव फैक्टर द मेंटल हार्म के अनुसार। अगर प्रोसीजरल बेसिस के अनुसार देखा जाए तो अबेटमेंट होगा, पुलिस मस्ट भी प्रूव होना चाहिए कि इंस्टा जो हमारा इंस्टिगेशन होना चाहिए, पोस्ट प्रूव किया गया था पब्लिक हरासमेंट के लिए। इंटेंट या नॉलेज के अनुसार देखा जाए तो वो जानती थी, सी न्यू कि आउट ऑफ द हैव टू लाइकली सेवर द कॉन्सर्न केस। अब सिमिलर केस में क्या किया गया कि जो जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज केस जो था यूएसए 2010 में, वहां पर सीक्रेट फिल्मिंग बनाई गई और ऑनलाइन सेमिंग जो सुसाइड हुआ था। अब यहाँ पर इन्वेजन प्राइवेसी हुआ था, बायस इंटीमेशन हुआ था, जहां पे नॉट अ मर्डर, सेट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड लिंकिंग, डिजिटल हारेसमेंट हुआ था टू सुसाइड के लिए। और रहती पर्सन केस में भी कनाडा 2013 में देखा गया कि वहां भी जो सर्कुलेशन ऑफ द असल्ट इमेज प्लस साइबर बिल्डिंग, ये सुसाइड हो गया। तो ये भी क्या करता है, रहतास लॉ द साइबर सेफ्टी एक्ट लेकर आया। उसी तरह देखा जाए तो मोली रशेल केस जो यूके में 2007 में आया, यहाँ भी एल्गोरिथम वही था, सेल्फ हार्म कंटेंट जो सुसाइड हुआ, और कोरोना लिंक किया डेथ टू ऑनलाइन कंटेंट, और यूके ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट बनकर आ गया। तो द हाना किमुरा केस जो जापान 2020 में आया, वहां भी मास ऑनलाइन एब्यूज हुआ था, तो वो भी सुसाइड का केस था। रिजल्ट क्या आया, स्ट्रिक्टर साइबर इंसल्टेड लॉ बनकर आया। ठीक है, तो मेंस क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द इंटेंशन बिटवीन अ फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 एंड राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया ड्रिवन अ पब्लिक सेल। देखो भाई, यहाँ पर क्या है ना कि 150 वर्ड का है लिखना था, मतलब 2 पेज में इसको आंसर लिखना है। आप इस आंसर को अच्छे से फ्रेमिंग करके लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कीजिए, हमारी टीम आपके आंसर को चेक करने में पूरी तरह से आपकी हेल्प करके देगी। चलो अब बात करते हैं हम, वो है हमारा प्रीलिम्स फोकस बैच। देखो प्रीलिम्स फोकस की अगर देखा जाए तो पहला हम बात करने वाले हैं एग्जीबिशन इन लुकुंडी विलेज के बारे में। देखो बहुत ही सेंचुरी पुरानी की बात है, जहां पर गोल्ड ऑर्नामेंट और आर्टिकेट के लिए जो अनअर्दन है, जो इस गांव में जो गुडास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब यहाँ पर डिस्कवर किया हुआ गोल्ड ऑर्नामेंट एंड अदर आर्टिकल इन द कॉपर कंटेनर्स। लोकेशन कहाँ पर है, तो लकुंडी विलेज जो है अगडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पाया जाता है। और सिग्निफिकेंस ऑफ लकुंडी की बात करें ना तो नोन फॉर एंशियंट एंड गालुक्यान एंड आर्किटेक्चरल ऑर्नामेंट है। अब डेप्थ ऑफ डिस्कवरी की बात करें तो 5 फीट ड्यूरिंग द हाउस ऑफ फंडामेंटल एग्जीबिशन। अब देखो ये चीजें हैं जो वहां पर पाई गई है, ठीक है। अब इक्विटी इन सोसाइटी, दूसरी चीज बात करने वाले इक्विटी इन सोसाइटी। दूसरा हमारा आज का पॉइंट है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस किया कि देखो भाई स्कूल हो या एक्टिंग स्टार्टिंग द पॉइंट फॉर सोशल इक्विटी, हाईलाइटिंग करता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल एंड राइट टू एजुकेशन आरटीए एक्ट के अंतर्गत आता है। अब कोर्स ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो इक्वालिटी इन सोसाइटी मस्ट बी स्टार्ट इन स्कूल वेयर द चिल्ड्रेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड रिच एंड पुअर सिट टुगेदर। लीगल बेसिस पर अगर बात करें तो राइट टू एजुकेशन आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार आरटीए एक्ट जो ऑब्लिगेशन करता है, इट इंश्योर द नेबरहुड स्कूल्स एंड एडमिटेड द चिल्ड्रन फ्रॉम द वीकर एंड डिसएडवांटेज सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर अगर बात करें ना तो अर्नेस्ट इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 21 ए राइट टू फेयर एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा। अब यहाँ पर कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क के अनुसार दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क, और ये जनरेट करने वाले हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ग्रीन इनिशिएटिव। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू जनरेट रेवेन्यू
by scientifically measures emission reduction and converting them into carbon credit पर। इसका मैकेनिज्म यही है कि सेल्स ऑफ कार्बन क्रेडिट इन बोथ नेशनल इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में। सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक यूजेस या प्लांटेशन ड्राइव्स या सोलर एनर्जी प्रमोशन या इनहांस करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। और रेवेन्यू यूज में फंड आर डिस्पोजिट इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एंड यूज फॉर पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए इसका पैसा यूज किया जाएगा। अब विथ रेफरेंस ऑफ इरीपत्ती इन अर्ली साउथ इंडियन रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडर। इरीपत्ती जो है रेफर करता है लैंड हुज रेवेन्यू वाज अर्न मार्क एंड मेंटेन द विलेज ऑफ इरिगेशन टॉस। दूसरा है मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैंक वाटर अंडर इरीपत्ती the carried out the through the village level institution access the water of the objective। अब बताओ इसको कमेंट करके आप बताओ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ। ठीक है, तो आज का इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।